गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज से हमारी करंट की क्लास शुरू हो रही है। अब आपको करंट की डेली सुबह क्लास मिल जाया करेगी, जहां से हर दिन का इम्पॉर्टेंट जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट होगा वो सारी पॉइंट मैं क्लियर करती जाऊंगी। इससे क्या होगा, डेली डेली आपका करंट जो है तैयार होता जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे तो करंट वहाँ के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि सभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अगर वहाँ पर ये आपका सिलेबस में करंट है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। और करंट ऐसा टॉपिक होता है जो आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते। उसके लिए आपको रोज़ 10 मिनट 15 मिनट का वक्त देना ही देना होगा। रोज़ रोज़ चीज़ें पढ़ने से वो तैयार होती जाती हैं। इसके बाद आप इकट्ठा हर 15 दिन में एक बार सारी चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे तो हर महीने के साथ ही वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो करंट से रिलेटेड चीज़ें भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात इस पोर्शन की ये हो जाती है कि यहाँ आपका 100% नंबर मिल जाता है अगर आपका तैयार है करंट तो चलिए, आज से करंट की हमारी ये क्लास शुरू होती है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो 30 अगस्त आज है, लेकिन हम करंट जो है एक दिन पहले का डिस्कस करते हैं। तो कल से रिलेटेड कहने का मतलब यह है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे दिन का बना हुआ है करंट का वो 10 से 12 क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें वही चीज़ें देखनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। बाकी वैसे आप न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में चीज़ें तो पढ़ ही लेंगे। हमारा सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो यही है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये डे से रिलेटेड कुछ हर मंथ में कुछ डेट होती हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। बात हो रही है राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस लिए मनाया जाता है, ये भी बड़ी बात है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो हॉकी के जो स्टार थे मेजर ध्यानचंद्र की जयंती 29 अगस्त को थी। उसी के उपलक्ष्य में पहली बात तो ये जानिए कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जाता है, पहला कब मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत जो है कब से हुई है, 29 अगस्त 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे राष्ट्र का है, ना कि इंटरनेशनल। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र का नाम याद रखिएगा, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रतिवर्ष 29 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। इस दिन को महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात हो गई आपकी। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पर जान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद्र जिनके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इनके बारे में। तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर के उपनाम से भी बुलाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे बुलाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को बुलाया जाता है। अब इन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इस वजह से मतलब इन 3 ईयर में इनकी जो टीम थी वो गोल्ड मेडल जीती थी ओलंपिक में, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बात रहा किसके बारे में, मेजर ध्यानचंद्र के बारे में। 1956 में ध्यानचंद्र को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वो भारत के तीसरे नागरिक थे। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जितना भी राष्ट्रीय खेल दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। तो यही ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि स्टार्टअप केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज, उसका नाम क्या है, तो चुनौती उसका नाम है। या तो ये पूछ सकता है कि चुनौती नामक अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ये भी नाम जान लीजिए। तो रविशंकर प्रसाद जो हैं यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये पॉइंट आप अलग से नोट कर लीजिएगा, जहां आप सारे नाम लिखते होंगे कि कौन किस चीज़ का मंत्री है, तो वहां पर ये काम आएगा। इन्हीं के द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। प्रतियोगिता का लक्ष्य क्या है जान लीजिए, भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना इस स्टार्टअप चैलेंज का लक्ष्य है। अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें इस पॉइंट से रिलेटेड जानने वाली है कि इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय जो है उनके कार्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित किया गया। किन क्षेत्रों में इस स्टार्टअप को आमंत्रित किया जा रहा है, तो एडुटेक हो गया, एग्रीटेक, फिनटेक, सॉल्यूशंस आम जनता के लिए, आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन के लिए, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इत्यादि में, और नौकरियों और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियों के कार्यक्रम के तहत इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्टार्टअप को आमंत्रित किया है। तो ये तो बात हो गई किसकी, केंद्रीय मंत्री ने जो लॉन्च किया है चुनौती स्टार्टअप की। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले तो यही पूछता है कि भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की ये कौन सी थी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता, तो यह 14वीं थी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप कि 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता, जिसे शॉर्ट में डीपीडी कहते हैं, डीपीडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वार्ता को किया गया है भारत के रक्षा सचिव। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर जानने वाली चीज़ है। भारत के रक्षा सचिव कहना होता है यह डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चैन हेंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की है। तो सबसे पहले तो इसका नंबर पूछता है, भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कौन से नंबर की थी, तो ये 14वीं थी। इसको भारत के रक्षा सचिव जो है डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी रक्षा सचिव श्री चेन हैंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की है। अब यहीं पर सिंगापुर का नाम आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को तो आप जानते ही हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री को भी जान लीजिए। तो ली सियन लूंग कौन है, यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। ये बात हो गई इस पॉइंट की। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। ये इसका लोगो है रक्षा मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ विभाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये इस तरह से कोई भी स्कीम आती है तो इससे क्वेश्चन बनता है, और स्पेशली जो रिसेंट की रहती है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, किसने, सबसे पहले तो किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है, तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। तो ये जो अभियान है यह दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और यह किससे रिलेटेड है, तो यह बच्चों के फिटनेस से रिलेटेड है, स्कूली छात्रों के फिटनेस से रिलेटेड अभियान है। ये तो बात रही स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के बारे में। अब बात हो रही है दिल्ली की यहाँ पर। तो दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के राज्यपाल को भी जान लीजिए यहाँ पर, दिल्ली के राज्यपाल
अनिल बैजल हैं। तो ये 2 फैक्ट्स थे दिल्ली से रिलेटेड। बाकी ये हमारा जो स्टार्टअप है यह मतलब स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान जो है यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है BPR&D ने 28 अगस्त 2020 को मनाई अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि BPR&D ने कब किस डेट को अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई। तो यह 28 अगस्त 2020 को मनाया गया है। BPR&D का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ कब मनाई, तो 28 अगस्त 2020 को मनाई। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को हुआ था। तो 28 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 28 अगस्त को ही इसकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष। और अब की बार इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई 28 अगस्त 2020 को। ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी इसकी स्थापना। ब्यूरो ने भारतीय पुलिस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो हो गया पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बारे में कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पॉइंट से रिलेटेड जान लीजिए कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक की बात की जाए तो VSK कौमुदी, कौन, VSK कौमुदी जो हैं यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण का निधन हो गया। तो निधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो हर दिन किसी ना किसी के निधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण का निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मण का निधन हो गया। इनके जन्म की बात की जाए तो 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोट्टई में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कब हुई थी, तो यहाँ पर 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त हुए थे और 22 मार्च 2007 को ये सेवानिवृत्त हो गए थे। मतलब लगभग 13 साल पहले ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में ये न्यायमूर्ति AS आनंद की अध्यक्षता वाले मुलई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। तो ये कुछ था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बारे में, AR लक्ष्मण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ इसमें जानने वाली बस यही बात है कि किनका निधन हुआ, तो ये नाम आपको याद रखना है और ये कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मान लीजिए बनता भी है तो यही कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा 51वां IFFI फेस्ट। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो कहाँ पर, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ पर आयोजित हुआ था, गोवा में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे शॉर्ट में आप बोलते हैं IFFI, ये होता है। और यहाँ से ये भी पूछता है कि ये कौन सावां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, तो यह 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। तो ये तो इसके बारे में था। अब बात हो रही है यहाँ पर गोवा की। तो यहाँ से जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर IFFI का आयोजन हुआ और या किस नंबर का IFFI फेस्ट था।
दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ बात हो रही है गोवा की, तो गोवा के बारे में भी कुछ आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी क्या है, सबसे पहला फैक्ट तो यही बनता है, गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद नेक्स्ट बन सकता है कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये चीज़ें हर दिन आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल कभी रटना नहीं पड़ेगा और तैयार हो जाएगा। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रमोद सावंत कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि गोवा से रिलेटेड था, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर IFFI फेस्ट का आयोजन किया गया था, तो मैंने बता दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो क्रिकेट से रिलेटेड आता ही आता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे तो, और वैसे भी अभी PCS प्री होने वाला है तो वहाँ के लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वह ड्वेन ब्रावो हैं। ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग अर्थात CPL 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके साथ कुछ पॉइंट आप जान लीजिए कि श्रीलंका के लसिथ मलिंगा जो हैं वह T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो अगर पहले तो कौन हो गए, पहले गेंदबाज हो गए ड्वेन ब्रावो, लेकिन अगर दूसरे गेंदबाज की बात की जाए, विकेट लेने वाले दूसरे नंबर के गेंदबाज कौन बन गए हैं T20 में, तो वह श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं। इन्होंने यह दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद बात की जाए तो सुनील नरेन, इमरान ताहिर और सोहेल तनवीर हैं। तो ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है। तो सबसे पहले तो जहाँ भी पहली लग जाए वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रतीक्षा जो समुद्री एम्बुलेंस है इसकी शुरुआत की गई, तो यह केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। केरल सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। केरल के मुख्यमंत्री जी जो हैं पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम में, तो केरल के किस ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है, केरल में तिरुवनंतपुरम ज़िले के विझिनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे हैं प्रत्याशा और कारुण्या। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस, ये सारे तो नाम हैं जो आगे तैनात की जाएंगी। फिलहाल अभी आपको प्रतीक्षा नाम ध्यान रखना होगा कि केरल सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है जिसका नाम क्या है, प्रतीक्षा है। इसके बाद प्रतीक्षा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जो ये समुद्री एम्बुलेंस है, तो प्रतीक्षा जो है केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली ये है। ठीक है, इसके बाद जो ये दोनों नाम हैं ये लॉन्च होंगे। तो ये तो बात हो गई प्रतीक्षा की। अब बात हो रही है केरल की। तो यहीं पर केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम। केरल से रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि केरल की राजधानी क्या है। केरल की राजधानी की बात की जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री या CM पिनाराई विजयन है। और केरल के राज्यपाल की बात कर ली जाए तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये तीनों नाम बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट के आपको ये 3 बातें याद रहनी चाहिए। वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। तो निधन का पहला तो मैंने बताया था, जो कि पूर्व जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद अब यहाँ पर एक नाम आता है ब्लैक पैंथर। ये अभिनेता हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 4 साल से यह कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। इनको ब्लैक पैंथर अभिनेता के नाम से जाना जाता था, इनका नाम क्या है, चैडविक बॉसमैन है। इनका निधन हो गया है। इनके जन्म की बात की जाए तो यह दक्षिण कैरोलिन के एंडरसन में इनका जन्म हुआ था। 2003 में टीवी सीरीज जो आती है ऑल माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी, जहां इन्होंने फ्लैड लिटिल की भूमिका निभाई थी। इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें ब्लैक पैंथर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, या कह लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दे दिया इस्तीफा, सबसे लंबे समय तक यह सेवारत थे। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो शिंजो आबे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने इन्होंने कार्य किया है। तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 7 साल 8 महीने कार्यकाल अपना दिया है, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन रहा आज के करंट से रिलेटेड। यहाँ बताया गया है कि ये जापानी इतिहास के सबसे ज़्यादा वक्त तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 7 साल 8 महीने, इनसे ज़्यादा अभी तक जापानी इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा है। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे, ये भी बात आप जान लीजिए। इससे पहले इन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए पीएम के रूप में भी कार्य किया था। तब वह देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो कई उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, इसलिए यह भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास रही। आज करंट का पहला वीडियो था। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, ताकि अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।